अब देखिए आवाज आ रही है? अब आ रही है? चलिए ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस मैम, ऑल क्लियर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग क्वेश्चंस के लिए? तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। अब मेरे ख्याल से आपको सबको वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही है और आप लोग सबके सब क्वेश्चंस करने के लिए बहुत तैयार हैं। एक्चुअली कल कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हम लोग अभी भी डर लग रहा है कि क्वेश्चंस नहीं तैयारी की है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, ये एक रिवर्स स्टडी मेथड हम इसको बोलते हैं कि अगर आपने सारे कंटेंट को आपने नहीं पढ़ा है और आप अभी एक बिगनर हैं, लेकिन अभी भी आप में एक ज़ील है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मैं एक बार एग्जाम देख के देख लेता हूँ, मालूम पड़ जाएगा कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अब आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, मतलब जितनी मेरी स्टूडेंट से बात हो रही है। तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैम कोशिश करके देख लेते हैं, तो ये दिस इज द इनडायरेक्ट अप्रोच जिसको हम आरएसएम बोलते हैं। तो ऐसे करके भी आप अपनी पढ़ाई को एक नए आयाम के साथ में पढ़ सकते हैं, राइट? तो तैयार है आप लोग मेरे साथ में अपने कॉपी और पेन के साथ में और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के साथ में, जहां पे हम सारी चीजों को अभी कवर करेंगे। जल्दी से एक बार यस बोलिए। आर यू रेडी विद मी? मैम इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस रिलेटेड टू द पंचायती राज। अब मैं डायरेक्टली आपसे आंसर नहीं पूछूंगी, मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगी कि हमें, जो मैंने कहा कि हम जो आरएसएम रूल से जो हम पढ़ाई करेंगे, जो हम रिवर्स मेथड मेथड से जो है स्टडी मेथड से जो हम पढ़ाई करेंगे, वहां पे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्लास आप सोच के रखिए कि ये उस स्टूडेंट के लिए क्लास है जो बिल्कुल बिगनर है और जो आज ये अपना दिमाग बना करके बैठा है कि कुछ भी हो रहा है इस बार तो मैं प्रीलिम्स दे ही दूंगा, और उस जील के साथ में, उस एनर्जी के साथ में कि एनी हाउ में उसको मुझे क्लियर करके दिखाना है। तो एक बार मैं उन जोश वाले स्टूडेंट्स का नाम सुनना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, बट अब वो रेडी है कि हम इस ट्राई को करके देखेंगे और कोशिश करके देखेंगे, अपने आप को खुद को जो है आजमा के देखेंगे, और हो सकता है कि हम लोग इस प्रीलिम्स को पास भी करके देखेंगे। तो बताइए कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, लेकिन वो मेरे साथ में इस ट्रस्ट के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जल्दी से बताइए, कोई है ऐसे? कौन है? आदित्य पचेल, सूरज मौर्य, माधिर, कुंदन कुमार, यस मैम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिल रहे हैं जिनकी पहले तैयारी नहीं थी, बट अब वो लोग चाहते हैं हम इस आरएस मेथड से जो है हम लोग एक कहते हैं ना हिस्ट्री लिखना चाहते हैं कि हमने लास्ट के 6 मंथ्स के अंदर हमने पढ़ाई की थी और हमने यूपीएससी को क्रैक भी करके दिखाया है। तो चलिए, अब मुझे ये बताइए कि अगर हम एक बिगनर हैं, एक पहला स्टूडेंट जो कि बिल्कुल बिगनर है, उसने किसी भी बुक को नहीं खोला है, उसने कोई एनसीईआरटी, कोई दूसरी जो है अपने एडवांस बुक कोई नहीं पढ़ी है, तो वो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आएगी, राइट? हम उन चीजों को करेंगे आज कि आपको क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है। डन? चलिए, तो आज तो आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज आप अपनी कॉपी किताब लेके नहीं बैठिए और अपनी जो है ये दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सब कुछ करिए। तो आज तो मैं बोलूंगी दिमाग के घोड़े भी आपको दौड़ाने हैं और आज आपको आपकी नोटबुक और पेन के साथ में भी रेडी रहना है। डन? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिलेटेड टू द पंचायत राज। अब हमारे दिमाग में क्या आती है, क्योंकि हम बिगनर हैं, हम क्या बोलेंगे? पहले मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी स्पीड ठीक लग रही है। कल स्टूडेंट कुछ कह रहे थे कि मैम ठीक था लेकिन आपकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट थी, हम समझ नहीं पा रहे थे। तो किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो भी मुझे बता दीजिए कि मेरी स्पीड में स्लो रखूं या ऐसे ही बोलूं? ठीक है, स्पीड ठीक है? ठीक है, तो स्पीड भी ठीक है। डन। चलिए, तो हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है, हम ये क्या देखेंगे कि ये जो पंचायती राज है, राइट, पंचायती राज जो है ये क्या है? ठीक है, ये क्या है, मिस, क्यों ये बनाया गया है? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत सा बेसिक जाना पड़ेगा।
क्या जाना पड़ेगा कि पंचायती राज सिस्टम कैसे आया, जब हमारा संविधान बना था, जब हमने जो है हमारी सरकार बनाई थी, हमें पता था कि हमारा देश इतनी विविधता में भरा हुआ है, इतने सारे यहाँ पे कास्ट है, कम्युनिटी है, कल्चर है, हमारा फिजिकल डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी के बाद हम कैसे हमारे देश को संभालते। तो हमने एक सिंपल सा मेथड निकाला कि क्यों ना हमारी सरकार को जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। नॉर्मली यही होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, राइट? फिर लगा कि नहीं यार, मेरे देश की जो आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो तो गाँव में रहती है, तो गाँव के अंदर अगर हम किसी एक ऐसी अथॉरिटी को बिठा दें जो उनके लोगों को समझ सके, जो उनकी बातों को समझ सके, जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, तो हमारे लिए रूल करना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक नया सिस्टम को शुरू कर दिया जिसको हमने नाम रख दिया पंचायती राज। मीन्स अगर मैं बोलूं कि हमारी सरकार जो है गवर्नमेंट की कितने टायर है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 टायर सिस्टम, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, राइट? आज मैं बिल्कुल कोई पॉलिटिकल उससे नहीं पढ़ा रही हूँ, आज मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगी मैं बिल्कुल एक ऐसे देख के पढ़ाऊंगी कि वो स्टूडेंट जो है जो 0 पे स्टार्ट है और आज से मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तो प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना, ये एस्टिमेट मत करना कि मैडम इतने बच्चे जैसे क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आज मैं उस बच्चे को सामने लेकर के बैठी हूँ। डन रहा? ठीक है। और मुझे लास्ट में बताइएगा जरूर कि इससे आपको क्या फायदा हुआ है, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है और जो बिगनर है। डन? तो हम इसके अंदर पूरे डिटेल में हम पढ़ लेंगे, क्यों इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है, इसकी हमें जरूरत क्यों थी, पंचायती राज की हमें क्या जरूरत थी, फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया तो ये तो बाद में हम ले लेंगे, लेकिन हम इसके बेसिक पे जाएंगे। डन? फिर क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये किस प्रकार से काम करती है, राइट? इसके फंक्शन किस प्रकार है, ये कैसे प्रकार की कार्य करती है। फिर हमें ये भी पता है कि भाई हमारी जो पंचायत राज है, हमारा जो रूरल एरिया है वो अपने आप में इतना बड़ा है। अगेन हमने उसको क्या किया, इसको टाइप्स में डांट दिया, राइट? कि हमने उसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। फिर ये जो 3 है आपके जिला परिषद, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट जो है, उनको हमने वापस से उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, वापस से उनके फंक्शन लिख दिए, राइट? ऐसे करके जब हम पूरा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, हमारा पंचायती राज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखना, इस ढंग से आप पढ़ोगे ना, कब आपका कोर्स जो है इनडायरेक्ट मेथड से आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। डन रहा? क्लियर यहां तक? ये कौन है, डॉक्टर संजय पांडे। चलिए ठीक है, मैं और भी नाम जानना चाह रही हूँ जिनकी आज फर्स्ट क्लास है और जो बिल्कुल बिगनर है, जो बिल्कुल 0 लेवल पे हैं और जो सिर्फ मेरे इस ट्रस्ट पे कि यस मैम, हम आपके साथ में हैं और हम चाहते हैं, हम हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर हम यूपीएससी प्रीलिम्स को करना चाहते हैं। तो चलिए मैं उन कुछ लोगों के नाम जानना चाह रही हूँ। कौन है ये, यूनिक आइडेंटिटी, प्लीज अपना नाम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्या बात है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू। चलिए ठीक है, तो हम इस टाइप से करेंगे। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, क्योंकि हम इतने मैच्योर तो हो गए हैं कि हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, हम इतने मैच्योर हम हैं कि हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या आ रहा है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच यही होती है कि जितना ज्यादा आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे, मीन्स आप देखिए आपके सराउंडिंग्स में, आपके वातावरण में क्या हो रहा है, उनको कोलेट कीजिए। उनको कोलेट करेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा, रेदर देन एक किताबी कीड़ा। तो हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है, हमें एक समझदार इंसान बनना है, एक मैच्योरिटी लेवल के साथ में हमको पढ़ाई करना है। एक मैच्योरिटी लेवल होगा तभी तो हमारी स्मार्टनेस होगी, राइट? अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि इसके फंक्शन क्या है तो क्या सोचेंगे, सीधी सी बात है भाई, क्या है कि हम पंचायत को कर रहे हैं, मीन्स हम गाँव को सिस्टम को हम देख रहे हैं। जब गांव के सिस्टम को हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, वो काम क्या करेगी, तो हम देखेंगे गांव में सैनिटेशन फैसिलिटी है या नहीं है, एनर्जी के रिसोर्सेज जो है वो है या नहीं है, क्लीन जो है आपका एनवायरमेंट है या नहीं है, या दूसरी जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पे जैसे गांव के लोग जो हैं उनका मेन जो काम रहता है कि हाँ, जो भी खेती की उसको शहर तक पहुंचाया, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यहाँ पे है या नहीं है, रोड वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ नदी वगैरह जो है, तालाब वहां से जा रहे होते हैं इनके अंदर गाँव से में, बारिश आ जाती है, सीजनल अगर नदी है तो वो गांव अलग अलग हो गई, यहाँ का वहाँ का कोई कनेक्शन ही नहीं। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पे है, क्या रोड फैसिलिटी वहाँ पे है या नहीं है। तो इस टाइप के मतलब जो भी काम होंगे जो कि एक रूरल एरिया के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली होंगे, वो सारे काम कहाँ पे हो जाएंगे, आपके पंचायत के अंदर, राइट? क्लियर बात? अब मुझे बताइए कि पंचायती राज सिस्टम जो है, अब यहाँ पे आ जाती है थोड़ी सी पढ़ने वाली बात जो कि कॉमन सेंस की।
मतलब अपने दिमाग से नहीं सोच सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है पंचायती राज सिस्टम कहाँ पे है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। डी, पार्ट 9 में, राइट। फिर किसी दिन मैं आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि इनको याद करने का सिंपलेस्ट मेथड क्या है, कि कैसे आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। ये सारी चीजें भी इंटरलिंक है कि पहले क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। बहुत इजी मेथड के अंदर मैं कभी भी आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगी जो रटवाऊंगी या शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर मैं कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ। मैं आपको एक लॉजिकल वेज में आपको सारी चीजें समझाऊंगी मैं। ठीक है, हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखिए यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी टाइमिंग्स की शॉर्ट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ। लेकिन आप जब हमारे 19 वाले बैच के अंदर ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, राइट, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। और भी आप चाहते हैं कि नहीं मैडम करंट अफेयर्स को भी हम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट का ऐसा है कि मैम अगर हमें इसका एक्सप्लेनेशन अगर हमें चाहिए और डिटेल में हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, या हमें, ठीक है, मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे है, क्योंकि होता क्या है कि हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करनी पड़ती है, राइट। चलिए एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग एक बिगनर भी हैं। तो जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, हम क्योंकि ये सोच रहे हैं कि हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी है, तो हम साथ साथ हम मेंस की तैयारी भी करेंगे। मीन्स मेंस को लेके चलेंगे तो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। और जिस ढंग से मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, आप पंचायती राज के जैसे ही क्वेश्चन आए, आपने ये सारी चीजें आपने लिख दी कि वो क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको क्यों हमने डाला था, ये काम किस प्रकार कर रही है, कब ने कैसे हमने इसके कार्य को जो है डिवाइड किया, फिर वो जो 3 सिस्टम है उनको हमने क्या कार्यों में डिवाइड किया, फिर उससे रिलेटेड क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सारा स्टैटिक आ गया। फिर हम इसको देखेंगे मेंस के अंदर कि मेंस के सिलेबस में ये कहाँ आ रहा है। और फिर उसके साथ हम क्या देखेंगे कि यस, अभी रिसेंटली कोई न्यूज आई थी जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम था। तो मतलब देखिए हमने कब हमने प्रीलिम्स कर लिया, कब हम मेंस की तैयारी कर लेंगे साथ साथ, और कब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो अगर आप उसके साथ में जानना चाहते हैं तो अपना जो कॉन्सेप्ट बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपने सारी चीजें मीन्स आप मेंस तक की आप सोच के मान के चलिए कि आपकी क्लियर हो जाएगी। डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। कंसीडर विद रेफरेंस टू द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज व्हाट पॉलिटिकल ऑफिशियल डू। डन। only ordinary people get frustrated with the politics, or political organization and the collective decision making are the two invaluable aspects of the politics। मीन्स राजनीति वह है जो राजनीतिक पदाधिकारी करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, वो ही करते हैं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश होते हैं, ये तो कोई बहुत ही इलॉजिकल सा क्वेश्चन हो गया। और राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय राजनीति के दो अमूल्य पहल हैं। अब हमें पता है कि हम किसी भी जब राजनीति की बात करते हैं, चाहे हम रिपब्लिक की बात करें, चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें, किसी भी जब हम एक पॉलिटिकल्स की बात करते हैं तो हमें पता है उनका काम क्या होता है, गवर्न करना, रूल करना। जब हम रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपने जितने भी जो कार्य हैं वो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना किसी संगठन के किसी भी कोई कार्य को हम एक लास्ट उस तक नहीं दे सकते। अब यहाँ पे भी देखिए हम क्या है, एक टीम वर्क से काम करते हैं। आप घर पे भी एक टीम वर्क से काम करते हो। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है, जस्ट कोल इट विद योर होम, सीधे सीधे एग्जाम्पल उसको घर के अंदर कहीं ना कहीं उसको घुमा के समझ लीजिए, इतनी आसान हो जाएगी, राइट। जब आप मुझसे पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिक्स नहीं सॉरी, पॉलिटिकल साइंस, जब आप मुझसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत ही इजी वे के अंदर आपके ही नेचुरल एनवायरनमेंट से पढ़ा करके आपको ऐसे याद करवा दूंगी कि आपको लगेगा कि मैम नोट्स बनाए या नहीं बनाए, उसके अंदर हम लिखे क्या, राइट। चलिए इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पर तो यहाँ पे अगर मैं करूँ कि हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है और ग्रुपली जो है डिसीजन लिए जाते हैं। ग्रुप में डिसीजन क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि जब हम एक घर के अंदर बात करते हैं, किसी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसी भी हम कुछ भी हम इशू है उसके लिए उठाते हैं, राइट। अभी रिसेंटली इशू जो है, जैसे आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का इशू जो भी चल रहा है, देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया ना कि कैसे हम प्रीलिम्स को मेंस के सिलेबस से और मेंस के सिलेबस को क्वेश्चंस के साथ में हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे, राइट। तो दिस इज द वे कि मैं आपको जो समझाना चाह रही थी। अब भी जैसे रिसेंट न्यूज है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में काफी चल रहा है मुद्दा। तो वो मुद्दा क्या है, उसको कौन सॉल्व करेगा, एक संगठन बैठ के सॉल्व करेगा कि हाँ भाई उनको हमें कैसे करना है, उनको कैसे क्राइटेरिया देना है, उनको कहाँ कहाँ पे में सीट्स देनी है। तो ये सारी चीजें हम कौन करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन करेंगी। और क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप है वो, तो लोगों के ग्रुप में क्या एक का डिसीजन चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा,
भाई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, हम सामूहिक रूप से सबके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो जो डिसीजन होगा वो भी क्या होगा, एक सामूहिक जो है वो एक सहमति से होगा, जो सब कहेंगे उसके साथ में जो है फाइनल डिसीजन होगा। तो इस प्रकार से अगर मैं बोलूं कि हम पॉलिटिकली को हम क्या बोल सकते हैं, कि पॉलिटिक्स को हम क्या बोलते हैं, तो ये एक संगठन है जहां पे सामूहिक रूप से जो है डिसीजन लिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या किए जाते हैं, जितने भी जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, जिनको कि हम जो है अपने इलेक्ट करके हम लेकर के आते हैं, वो इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। डन, आइए समझ में, जल्दी से बताइए। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लिया अपना 9-10 वाला बैच ले सकते हैं। दूसरा एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो है ये ऐसे क्वेश्चंस मुझे कहाँ मिलेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन मुझे कहाँ मिलेगा, तो आप हमारी जो ujhankari.com जो है वहां पे जा करके सीधे सीधे आप ओटीपी पे जा सकते हैं, राइट। ओटीपी पे आप जाएंगे, उजान टेस्ट प्रैक्टिस, वहां पे इस टाइप के आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आपको मिल जाएंगे। अब बात कर रही हूँ, मैं आपको मेंस की भी बात करूँ, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया जो कि करंट अफेयर्स का था। अब क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 6 महीने है, हमारे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पे आप जो है डेली करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं, राइट। रेगुलर डेली बेसिस पे आपके डेली करंट अफेयर्स वहां पे अपलोड होते हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिल्म्स कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जब हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस भी तो करेंगे ना, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कोई सेंस नहीं है। तो उसके लिए भी एक है हमारा आंसर राइटिंग, राइट। तो ये आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जब आप ओजहान टेस्ट प्रैक्टिस पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए सब तरह के क्वेश्चन है, और वहां पे एक असाइनमेंट होता है कि हाँ भाई ये इन टीचर का असाइनमेंट है, ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, या जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है वहां पे लिख देंगे, और वहां पे आपकी रेगुलर बेसिस पे जो है आपकी कॉपी चेकिंग होती है। तो देखिए हो गया ना सारी चीजें आपकी। तो करना क्या है, सिर्फ 19 वाले बैच के साथ में ओटीपी पे जरूर जाना है, राइट। तो उजान टेस्ट प्रैक्टिस को आप अपलोड कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं। ओके अमन, चलिए डन। आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अरे इसमें आपने आंसर तो बताया ही नहीं मुझे, कौन सा आंसर होगा बताइए। मेरे ख्याल से इतना समझने के बाद आंसर तो बहुत आसान हो गया, बताइए कौन सा होगा। मतलब पहला सही है और तीसरा सही है, मतलब ए आपका आंसर करेक्ट हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट हो जाइए। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन ले रही है, कुछ भी आपको क्वायरी है, तो आप 8750711100 पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। लेब्राडोर महासागरीय धारा एक गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और जिन्होंने मैपिंग अच्छे से पढ़ी हुई है वो तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है इसके अंदर, हम बिगनर है ना, तो बिगनर कैसे सोचेगा ज्योग्राफी। उस मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट बैठा है, मैं किसका नाम लूं, मुझे क्या बताइए। चलिए मैं नाम लेती हूँ अंकिता का, ठीक है। अंकिता, रंजीत, विनय, मधिर और हेमंत, इफ यू डोंट माइंड, इन 5 बच्चों को मैं नाम ले रही हूँ, जो जिनको मैं सोच रही हूँ क्या वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और ये पांचों जो स्टूडेंट्स हैं ये कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, राइट। आई डोंट नो कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं, बट मैं इसका अंदाजा लगा रही हूँ कि कॉमर्स से हैं। अब ये मुझे बोले हैं कि मैम ये वाले तो हमने कभी लेब्राडोर ओशियन करंट क्या होता है, हमें तो ये वर्ड ही नहीं पता है। ओशियन नाम सुना है कि हाँ भाई महासागर होता है, अब ये करंट है, वार्म है, गल्फ है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे, तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मेंस की अकॉर्डिंगली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं कि हम 6 महीने के अंदर हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी भी स्मार्ट वाली होगी। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, क्या क्वेश्चन अराइज होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या क्या क्वेश्चन अराइज होगा, फटाफट से बताइए। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि व्हाट इज, मीन्स कि ये करंट्स होते क्या है, ठीक है। क्योंकि ओशियन नाम आ रहा है तो मैं यही लिख देती हूँ कि हाँ भाई ये ओशियन करंट्स होते क्या है। दूसरी चीज मैं अगर नाम लिखूं कि अगर ये ओशियन करंट्स है, तो इसके अंदर ये जो है, ये वार्म या कोल्ड का क्या मतलब होता है यहाँ पे, राइट। फिर वार्म अगर है तो इनकी लोकेशन कहाँ पे है, कोल्ड अगर है तो इनकी लोकेशन कहाँ पे है। और लोकेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरी मैपिंग को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, राइट।
अब सिंपल सी चीजें मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। मैं बिल्कुल वैसे नहीं समझा रही हूँ कि उजांग सर और जैसे आपके जो पीवी सर जो आपको पढ़ाते हैं, मैं बहुत एक सिंपलेस्ट वे में, क्योंकि उसके बाद फिर डीप में तो आपको आपके जो सब्जेक्ट जो रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा देंगे। अब देखिए लॉजिकल सिंपल सी चीज लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको कि करंट है, राइट? करंट तो हमें लगा है कि हाँ वहां से आपके जा रहा है, ओशियन करंट है। मैं क्या समझ सकती हूँ कि हमें पता है कि मेरी देश की जो पृथ्वी है वो गोल है। ये हम क्लास 10 तक पढ़ते हुए आए हैं कि हमारी धरती गोल है। बीच में हमारे क्या जा रहा है, इक्वेटर जा रहा है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर जो है हमारे आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये हम सबको पता है, राइट? मैं नहीं जान सकती कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको ये नहीं पता है। अब हमें ये भी पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या इक्वेटर के ऊपर जो है आपके सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जब इक्वेटर के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा? गर्म होगा, सीधी सी बात है। और जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स है वहां पे क्या है, सूर्य की किरणें कैसी हैं, तिरछी आ रही हैं। तो तिरछी आ रही है इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे आपकी सूर्य की किरणें तिरछी आ रही है, इसका मतलब वहां पे हीट वेव्स, हीट की जो इंटेंसिटी है वो आपकी कम आ रही है। तो इसका मतलब, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ कि हाँ भाई इक्वेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पानी होगा तो वो क्या होगा, वो वार्म करंट होगा। मीन्स जब आप टूवर्ड्स जाएगा तो ये आपका वार्म करंट होगा, और जब आपके पोल से आएगा, क्योंकि वहां पे आपके सनरेज नहीं है, इट्स मीन वहां का पानी कैसा होगा, ठंडा होगा। तो वहां से जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोल्ड करंट। सिंपल सी चीज, राइट? हम बहुत लॉजिक से पढ़ेंगे आज, उससे नहीं पढ़ रही हूँ मैं, प्लीज ये मत सोचना कि मैं उतना डीप में नहीं पढ़ाना। तो लेब्राडोर ओशियन करंट क्या है, वार्म करंट है? नहीं है जी, ये आपका कोल्ड करंट है। और गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट, यस, ये ट्रू है। डन। अब इसके अलावा पूछूं मैं तो बताइए आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए इसमें और क्वेश्चंस हम क्या लिख सकते हैं कि इसको जो है लेब्राडोर करंट, ओशियन करंट को हम कोल्ड करंट ही हम क्यों बोलते हैं, राइट? हम ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन कौन से जो है कोल्ड करंट्स होते हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन से होते हैं। तो हो जाएंगे आपके नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, और आपके जो है आपके साउथ अटलांटिक, राइट? तो ये जो है आपके बहुत सारे जो और भी जो है आपके इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पहले आ चुका है कि वार्म करंट्स की जब हम बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक वार्म करंट है। इसके अलावा एक और है वार्म करंट, जल्दी से बताइए, जिसका आपका यूपीएससी के अंदर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यस, चलिए डन। कुरोशियो। डन, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही है, केवल टू। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्वुला इज करेक्ट? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, एक्वुला। तो क्या है एक्वुला, ये किसने सुना है, जल्दी से बताइए। एक्वुला क्या है ये, देखिए अब सिंपल से देखते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस पे हम बाद में जाएंगे, हम पहले अपने दिमाग से सोचेंगे एक्वुला होता क्या है। तो एक्वुला क्या है, एक्चुअली एक ड्रोन है ये, राइट? ड्रोन है ये, जो बेसिकली जो फेसबुक है, जो मीटा है, उसने ये बनाया है। और उनका ये था कि एक मतलब एनर्जी से जो आपके चलता है, और इसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल वो साइंस की वो कैसे जो है उसको रन करता है। और उसके बाद में जब ये जब काम करता है, तो मतलब इसका जो मोटो है, उसका मोटो ये है कि जितने भी जो आपके जो रिमोट एरियाज हैं, जहां पे जो है आपका इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे जो है ये इंटरनेट की जो है उसकी एक्सेस दिलवाता है। और इस ड्रोन की जो खासियत है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जैसे 2022 के अंदर भी जो है हमारी न्यू ड्रोन पॉलिसी इंडिया के अंदर भी आई थी। अब देखिए यहाँ से मैं कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रही हूँ मैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन था, लेकिन उसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया, यस। अभी रिसेंटली 2022 जनवरी के अंदर जो है हमारी कुसुम मैम ने पढ़ाया था कि न्यू ड्रोन पॉलिसी 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, राइट? तो देखिए आ गया। अब मेरे ख्याल से जितने भी जो जांकिन से जो रेगुलर मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उनको तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मीन्स इस न्यूज के साथ में हम उस न्यूज को भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, राइट? अब ये क्या है, सिंपल सा है, मीटा ने बनाया है, फेसबुक ने बनाया है। किसके लिए बनाया है, तो भी रिमोट एरिया के अंदर जहां पे हमारी इंटरनेट हमारा एक्सेस नहीं पहुंचता, उन लोगों के लिए इसको पहुंचाएं, ताकि सब तक जो है इंटरनेट की जो फैसिलिटी हो जाए। और ये एक बार में जब यहाँ स्टार्ट होता है तो 90 डेज तक जो है ये अपने स्काई सैटेलाइट के अंदर रह सकता है। क्लियर? तो इसके अंदर यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा है ये इसका। डन।
और ये चला था स्टार्टिंग में 2016 के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फेसबुक सोलर पावर इंटरनेट ड्रोन है ये, बाकी सारे आपके रॉन्ग। तो मीन आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके डाउन सिंड्रोम इज रिलेटेड टू द, अब ये क्या है? ये क्या होगा जब बताइए? when one pair of chromosome is missing, 47 chromosome instead of 46, caused by missing implants X chromosome or genetic disorder that impairs the body ability to make blood clots। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, बट हो सकता है कि टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी। और यूपीएससी की खासियत है, यूपीएससी की ये खासियत है कि वो हमेशा टर्मिनोलॉजी पे फोकस करता है। वो चाहता है आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करना, और वो बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट तभी हो सकती है जब आपको एक एक टर्मिनोलॉजी पता हो। ये नहीं कि हवा की बात है, अच्छा हाँ इसमें तो अच्छा वो वाला होता है कि अच्छा हाँ किसी का जैसे कुछ होता है, जैसे फेस जो है फ्लैट हो गया, या नोज का शेप ऐसा हो गया, आईज का शेप कुछ अजीब सा हो गया, या आपकी बहुत छोटी हाइट, मतलब कुछ ऐसे हो गए, छोटे छोटे हाथ हो गए, कुछ अजीब सा। मीन्स डिसेबिलिटी हम इसको नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ी सी जो आपका अलग सा जो आपका रहता है, तो ये हमारे दिमाग में है। और जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे तो बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, मिस फिल्म स्टार्स हैं, और बहुत से जो है हमारे ऑथर्स हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, काफी लोग ऐसे, तो ये हमारे पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली होता क्या है। राइट? तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम इसके बारे में क्या सुनेंगे कि ये सबसे पहले कि ये होता क्या है। राइट? ये व्हाट इज जो है आपकी डाउन सिंड्रोम जो है, ये होता क्या है। सेकंड हम बोलेंगे कि क्या अगर ये होता है और इतना ज्यादा है, मिस अगर देखें कि अच्छा हाँ मतलब जब आपका बर्थ होता है तो उस टाइम पे कुछ हमारे जो क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंजेस जो होते हैं वो आपके इसके अंदर हो जाते हैं। मैं साइंटिफिक उसके पे नहीं जा रही हूँ, मैं आपको इन जनरल एक बात बता रही हूँ मैं। राइट? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने बैठूं। तो ये आपका ये होता है। उसके बाद मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या ये क्यूरेबल है? तो भाई क्यूरेबल ये नहीं है, मीन्स कुछ केसेस के अंदर क्यूरेबल है, अदरवाइज ये नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इसका अगर हम फिगर को देखें तो 700 में बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो एक बच्चा उनमें से डाउन सिंड्रोम को होता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर इनकी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करते हैं तो बहुत टाइम पहले जब हमारे यहाँ पे जो है साइंटिफिक लोग इतना मेडिकल इतना नहीं थे, उस टाइम पे थे कि इनकी जो एक्सपेक्ट जो एस्टिमेट जो इनकी एज होती है वो इनकी 12 या 16 साल तक जो है ये लोग जीते थे। लेकिन अभी हालांकि ये 60 साल तक इजीली जी सकते हैं। तो बहुत बड़ा नहीं है, मतलब 90s की बात, उसके बाद तो काफी इसके अंदर हो गया है। और एग्जाम्पल जिनके ऊपर इसका आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि ये कौन सी बीमारी से आपके ग्रसित है, तो इनमें काफी नाम जो आता है वो आपका क्रिस का नाम आता है, CHRIS। याद आया? किस किस को याद आया? क्रिस बुर्के, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी है, मेरे ख्याल से ऐसे कोई नहीं है जो आप लोग इनको नहीं जानते हैं। राइट? तो ये एक्टर भी हैं और ये भी हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताइए व्हाट इज द पंचायती राज सिस्टम बेस्ड ऑन। अभी देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, वापस से आपका ये सेम क्वेश्चन आपका आ गया है कि क्या है। तो देखिए पंचायती राज बेस्ड सिस्टम अभी हमने क्या पढ़ा था? यस, 3 टायर सिस्टम था। किसके लिए था? अर्बन रूरल एरिया के लिए था। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है। राइट? ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ऑन द कॉपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक एंड ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे वर्ड क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो मैं मान ही नहीं सकती आपको नहीं पता हो। तो जिसने नहीं पढ़ी है तो भाई देख लीजिए कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। डिसेंट्रलाइजेशन जहां पे हमारी पावर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स पावर को हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप जो है आपके घर में आपकी एक फैमिली है पूरी। राइट? आपका बर्थडे है और आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता कि हाँ भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, सब कुछ आपको बड़े से किसी से आपके भाई बहनों के पूछ के करना है। अब अगर दी जाए कि नहीं भाई किसका नाम ले लूं मैं यहाँ पे, अभी का, ठीक है, नहीं आरोही का। अब अगर सोचिए कि नहीं, सोचिए आरोही के में सिर्फ इनकी 3 बहन भाई हैं, ये उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, और आरोही का जो सारा डिसीजन होता है वो उसकी बड़ी दीदी लेती हैं। अब एक दिन ऐसा है जब उसका बर्थडे था, तब पापा ने कहा कि नहीं भाई अब इसकी आरोही का जो भी बर्थडे का डिसीजन है कि कैसे क्या करना है वो सारी आरोही को दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जो बड़ी दीदी के पास में जो पावर थी वो किसमें आ गई? आरोही में, कि हाँ आप डिसीजन अपने आप ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। तो इट्स सिंपल कि जो ये जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आपके जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके जब
कहाँ पे आती है? लोअर लेवल पे आती है, मीन्स आपके हाई अथॉरिटी, जब आपकी लो अथॉरिटी पे आपकी पावर को शेयरिंग की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे अपने डिसीजन जो है अपने बिहाफ पे कुछ हद तक आपके ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बड़े इश्यूज होंगे तो फाइनल आपके कौन लेंगे? आपके पापा लेंगे, राइट? तो ये तो मैंने एक सिंपल उसके अंदर बताया है। तो और ये सब प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम कॉर्पोरेशन से काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक से। तो बताइए आंसर कौन होगा? सेंट्रलाइजेशन पावर होगा? नहीं भाई, यहाँ तो साथ सीधे सीधे रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, पावर डिसीजन सेंटर टू स्टेट। बिल्कुल, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हमारे बच्चे सब। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिलेटेड टू द चूज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के ऊपर, एंजल डेविस के ऊपर, रॉबिन क्लार्क के ऊपर, नेल्सन मंडेला के ऊपर। कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक जो है वो किसके ऊपर है? मैं अक्सर बच्चों से ये बातें करती हूँ कि अगर आपको किसी से बहुत अच्छा मोटिवेशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो सबसे बेस्ट है कि आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। जितने भी जो हमारे जो महान लीडर्स हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, देखना बहुत चेंजेस आपको आएगा। एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ, उनकी जो लाइफ है, जो हम इनको इतना बड़ा एक महान वो बनाते हैं, वो महान ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये जो बुक है, द बुक ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है हमारे नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी। और हमें कौन उनको नहीं जानता है कि नेल्सन मंडेला जो है क्या थे, क्या उन्होंने स्ट्रगल किए हैं। जो एक रेशियल अपार्थाइड जो चला था वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर, कैसे वो निकले थे। तो मीन्स ये उनकी एक पूरी जर्नी है, जहाँ उन्होंने बचपन से लेकर उनके बाद में और किस तरह से उन्होंने 27 साल में जो है जेल में रहे थे। और ये जो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, तो रंगभेद नीति थी, उसके खिलाफ जो उन्होंने किस तरह से जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया था और उनके देश को आजाद बताया किया था। जो ये लेसन हमें देता है, मीन्स इनकी जो पूरी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो हमें लेसन देती है कि हमें कैसे भी करके, मतलब इनका एक लास्ट में एक सेंटेंस भी है जो ने कहा है कि एक अगर हम एक बहादुर इंसान की अगर हम डेफिनेशन दें, तो बहादुर इंसान या एक ब्रेव जो पर्सन है, ये वो नहीं है जिसने डर को देखा है या जिसने डर को जिया है। ये वो है जो डर से भाग के या डर को चीर के आगे निकला है। तो ये स्टोरी का जो इनकी जो पूरी जो ऑटोबायोग्राफी है उसकी बुक का थीम है। तो आई मस्ट रिकमेंडेड कि प्लीज ये बुक जरूर पढ़ना, राइट? तो ये इनके आंसर हो गए आपके नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब ये देखिए, ये हमारे जो डेमोग्राफिक क्वेश्चंस हैं, ये आपके हर एग्जाम में आते हैं, राइट? बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, और ये 6-7 की ज्योग्राफिक क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका बिहार। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या? तो सीधी सी बात है भाई, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, जहाँ पे कम होता है वो लो घनत्व होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल वाली चीज, कि अगर किसी जगह पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्यों है? तो दो फैक्टर्स हैं, एक फिजिकल फैक्टर्स और एक ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर क्या होंगे कि हम अगर कहीं लिख ज्यादा रह रहे हैं तो हम क्यों रहेंगे? हाँ भाई, रिलीफ ज्यादा है, अच्छी है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जलवायु वहाँ की बहुत अच्छी है, मिट्टी वहाँ की बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, ये होंगी तभी तो हम कहीं पे रहेंगे ना। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे? वहाँ का सोशल फैक्टर कैसा है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसा है, पॉलिटिकल फैक्टर कैसा है। तो ये कुछ रीजंस हैं आपके ह्यूमन फैक्टर्स और आपके ये जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो कि आपकी किसी भी जगह के पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में आपके मैटर रखते हैं। और अगर हम लोवेस्ट की हम बात करते हैं, तो लोवेस्ट कौन सा आपका? बताइए, जल्दी से बताइए। बिहार अगर नंबर 1 पे है, तो ये आपके नंबर अगर 1 पे है, तो लो में कौन जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। सेम चीज अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करती हूँ, तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपके हाईएस्ट डेंसिटी है आपके दिल्ली में, और लोवेस्ट है आपके किसमें? अंडमान निकोबार में, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, राइट? यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीजें हमने कर ली है। बहुत सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि आपका जो दामोदर की जो सॉरी ये एयरपोर्ट का है। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है कि किस टाइप से हम एयरपोर्ट के ऊपर जो डेवलपमेंट फी होती है, मीन्स हम नहीं कहते कि हाँ भाई जैसे स्कूल की डेवलपमेंट फी लेते हैं हम, ट्यूशन फी लेते हैं, तो ऐसे क्या होता है, जो हम एयरपोर्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ डेवलपमेंट की फी लेते हैं कि हाँ भाई अगर हमें इसका करना है, इसकी क्लीननेस है, पूरा डेवलपमेंट हमें देखना है, विकास देखना है, कुछ भी देखना है, ताकि यात्रियों को जो है हर प्रकार की हमें सुविधा दी जाए। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये जो आपका एरा है, मीन्स आपका एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये सारे डिसीजन लेती है।
और अभी का जो लेटेस्ट जो डाटा है वो ये बताता है कि अगर हमारे कोई इंडियन पैसेंजर्स हैं जो वहां पे हैं तो उनसे डेवलपमेंट फी ली जाती है आपके 250, और ये जो है आपके जितने भी जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो होते हैं इनसे ली जाती है 300, और उसको हम बोलते हैं यूडीएफ, राइट? ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं यूडीएफ, मीन्स यूजर डेवलपमेंट फी, राइट? तो ये तो थे क्वेश्चंस, और मुझे पता है कि अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसने ये क्या नहीं किया हो, 99 का बैच नहीं लिया हो। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब देखिए, अब इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि जब मैं इतने सिंपल क्वेश्चंस को कैसे आपको इन डिटेल आपको बता रही हूँ, मैंने उसको दी उसको करके, तो ऐसे जहां तक हो सकता है देश के कोने कोने में आप आपकी जितने भी जो फ्रेंड सर्कल हैं सबको बताइए, और इस मशाल को आगे से आगे लेके चलने में क्या करिए, एक सोसाइटी को अपना योगदान दीजिए। तो जहां पे आपको इतने सिंपलेस्ट वे के अंदर आपको, और मैं तो खुद कह रही हूँ कि चैलेंज करिए अपने आप को कि आप हिस्ट्री लिखेंगे, क्योंकि आप ओजांग का इस पूरी टीम आप लोग के साथ में है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन कर लिया होगा, सिर्फ लास्ट डेज रह गए हैं, 15 से ये बैच शुरू हो रहा है। तो प्लीज अब देर किस बात की है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट अपने कम से कम 10 फ्रेंड को जो है ये करेगा, और आप जितने भी कॉलेजेस में हैं जहां पे आपके एग्जाम दे रहे हैं, कोशिश करिएगा कि आपके जितने भी कॉलेजेस में हैं उनको बताइए। एक मुहिम है कि 19 रुपीज के अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स करके अपने आप को एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, अपने एक स्ट्रेंथ को आप बढ़ा रहे हैं। तो बताइए मुझे, कौन को मुझे प्रॉमिस कर रहा है आज कि आज अपने कॉलेज में या जहां पे भी आप हैं वहां पे आप सबको बताएंगे कि यस, इसके अंदर एडमिशन लेने की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? चलिए, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ में, और नए क्वेश्चंस के साथ में, एक नए जोश के साथ में। और आज हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो बिगनर थे, और जिन्होंने आज ये अफर्मेशन लिया है कि हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, और हम चाहते हैं कि कल हमें और नए स्टूडेंट्स बने जो आज कल के दिन अपना प्रिपरेशन बनाएंगे। तो उसके लिए लेकिन आपको उन फ्रेंड्स को लाना जरूरी है। तो कल मिलते हैं एट द सेम टाइम, सेम चैनल, विद योर सेम मेंटर। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।